हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का लर्न ऑन इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री का पहला लेसन, जिस लेसन का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, मतलब हड़प्पा सभ्यता। तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं लगभग 30 क्वेश्चन इस लेसन में कवर करूंगा और ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2021 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे। यह वीडियो लगभग 1 घंटे तक जा सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिए। 1 घंटा अगर आप इसमें समय देते हैं तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो ज़रूरी है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, मतलब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी उस समय बसे लोगों द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तुओं अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। इनमें उनके आवास मतलब उनके घर, मृत भांड, औजार, आभूषण, बाट मोहरे आदि शामिल है। मतलब इन सब चीज़ों से हम उस जमाने के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्या क्या है? उनका घर, मृत भांड, औजार, आभूषण और बाट मोहरे आदि शामिल है इसके अंतर्गत। हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषता थी? हड़प्पा पूर्व की बस्तियां प्रायः छोटी होती थी और इनमें बड़ी संरचनाएं नाम मात्र की होती थी। इनकी अपनी विशिष्ट मृत भांड शैली थी। इनमें कृषि तथा पशुपालन भी प्रचलित था। लोग शिल्पकारी भी करते थे। हड़प्पा बस्तियों के विभाजित दो भागों के नाम व उनकी एक एक मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा बस्तियों के दो भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग जो था वह ऊंचाई पर बनाए गए एक छोटी संरचना थी और निचला शहर कई अधिक बड़ा था जिसे दीवार से घेरा गया था। नाम से पता चल रहा है दुर्ग जो है वो एक तरह से किला की तरह था, बिल्कुल उसमें ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की गई थी। और जो निचला शहर था वो उसके नीचे बनाया गया था। ठीक है, और बड़े पैमाने पे थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? इसकी दुर्दशा का क्या कारण था? मतलब हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है और इसकी दुर्दशा का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। इसकी दुर्दशा का कारण था ईंटों की चोरी। ईंट चोरों ने इसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस चोरी के कारण इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई, मतलब नष्ट हो गई। जो ईंट थे ना वो आज के ज़माने में जो हम ईंट बनाते लगभग वैसे ही थे, इसलिए उन ईंटों की चोरी की गई। फयांस क्या होता है? इससे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता है? देखिए, फ्यांस बालू, घिसी हुई रेत तथा रंग और किसी चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है। इससे बने छोटे पात्र को इसलिए कीमती माना जाता है क्योंकि इनको बनाना बहुत ही कठिन है। जिस काम में ज़्यादा मेहनत लगती है उस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है। वो आज के ज़माने में भी ये रूल जो है वो लागू होता है। जिस चीज़ को हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे उस ज़माने में क्या था, फयांस था, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी इसलिए इसकी ज़्यादा कीमत होती थी। हड़प्पा निवासियों के कब्रों में मिली किन्हीं 5 वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। एक है मृत भांड, खोपड़ियाँ तथा अस्थियाँ, शंखों के छल्ले, जैस्पर के मनके, आभूषण। ये दो दो मार्क्स में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा वासियों की सामाजिक विभिन्नता मतलब समाज में हर तरह के लोग रहते थे, अमीर गरीब, है ना? तो उनकी सामाजिक विभिन्नता को हम कैसे पहचानते हैं? दूसरा, समाधानों के गर्तों की बनावट तथा उनमें मिली वस्तुओं का अध्ययन। मतलब गर्तों की बनावट का मतलब होता है जो अमीर लोगों के जो शव होते थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए जाते थे और उस मतलब जो कब्र थी, कब्र में बहुत ही कीमती चीज़ें रखी जाती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि इसके अंदर जो व्यक्ति को दफनाया गया बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा। तो उसकी हमें सामाजिक विभिन्नता के बारे में उनकी पता चलता है। दूसरा, पूरा वस्तुओं को मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत किया जाता था, क्योंकि 2 तरह की वस्तु होती थी, एक उपयोग करने के लिए और एक विलास के लिए।
विलास के लिए मतलब होता है कि ऐशो आराम के लिए। तो उससे भी हम उस जमाने के समाज विभिन्नता के बारे में पता कर सकते थे। कार्नियल का लाल रंग हड़प्पा वासियों ने कैसे प्राप्त किया? कार्नियल एक मनका था। तो हड़प्पा वासी कार्नियल का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनके को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाते थे। आग में पका के ही वो उसका लाल रंग प्राप्त कर पाए। आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे? देखिए, कुछ बातें हैं जिससे हमें इस बात के बारे में पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सफाई को पसंद करते थे। पहला, लगभग प्रत्येक घर में एक स्नान गृह होता था। मतलब उस जमाने की जो विशेषता थी ना, वो आज के ज़माने से तुलना करके आप बता सकते हो। प्रत्येक घर में एक स्नान गृह होता था। गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी, मतलब नालियाँ वगैरह बनाई गई थी। गलियों की नालियाँ ढकी हुई थी और उनकी नियमित रूप से सफाई होती थी। समझ रहे हो? जो आज के ज़माने में है, सीवर वगैरह जो बनाए जाते हैं, अनियमित रूप से उसकी सफाई की जाती है, वो उस जमाने में भी मौजूद थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिले विशाल स्नानागार में लोग विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान भी करते थे। तो इन सब बातों से हमें पता क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग सफाई को पसंद करते थे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, उसकी विशेषता बताइए, तो जो आज के ज़माने का जो नगर है ना, आप उसकी विशेषता आप बता सकते हैं कि सड़कों का ग्रिड पद्धति में निर्माण किया गया, नाले की व्यवस्था की गई, है ना। हर दीवार, मतलब घर ऐसा बनाया जाता था कि उसका एक दीवार नाले से सटकर बनाया जाता था, उसकी नियमित रूप से सफाई की जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने का जो शहर था ना, बहुत ही विकसित था हड़प्पा सभ्यता का। वो आज के ज़माने से आप तुलना करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासों या घरों की कोई दो विशेषता बताइए। मोहनजोदड़ो के हर घर में एक स्नानाघर होता था जिसका फर्श ईंटों से बना होता था। स्नानाघर की नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क नालियों से जुड़ी हुई थी। कई आवासों में कुएं थे। कुएं प्रायः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। ऐसा संभवतः इसलिए किया जाता था ताकि राहगीर, मतलब जो रास्ते से चलने वाले लोग होते हैं, कुएं का प्रयोग कर सके। मतलब कुआं ऐसी जगह बनाया जाता था कि अगर मान लो किसी को प्यास लग गया, उस रास्ते से जा रहा है, तो उस व्यक्ति को घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो बाहर ही उस कुएं का प्रयोग करके पानी पी सकता है। तो इस ऐसी जगह पे कुएं का निर्माण किया जाता था। और हर घर में एक स्नानागार होता था, फर्श बनाया जाता था जैसे आज हम अपने घरों में बनवाते हैं, सेम टू सेम वैसा था वहाँ उस समय। हड़प्पा कालीन समाज के शासन और शासकों के बारे में किन्हीं दो विचारों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, हड़प्पा कालीन समाज के शासन और शासकों के बारे में। देखिए, कुछ पुरातात्विदों का मत है कि हड़प्पा कालीन समाज में शासक थे ही नहीं। समाज में सभी की स्थिति एक समान थी। उस जमाने में कोई भी शासक राजा नहीं थे, बल्कि उस जमाने में सबकी स्थिति कैसी थी? एक जैसी थी। दूसरा पुरातात्विद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक शासक नहीं बल्कि कई शासक थे। तो लोगों के अलग अलग, पुरातात्विद के अलग अलग विचार थे। तो आपको दोनों विचार आप लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? अब आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, जो आज हम कर रहे हैं वो पहले से 2600 साल पहले वो लोग कर चुके थे। तो ऐसा कैसे था? देखिए, और इसका विनाश कैसे हो गया? एक सेकेंड। तो देखिए, इसके पतन के क्या क्या कारण थे? एक था जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन आ गया। वनों की अत्यधिक कटाई होने लगी उस समय। अत्यधिक बाढ़ आने लगे, बाढ़ आ गए। नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना और भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सारे कारण जो आज के ज़माने में भी लागू होते हैं। अगर हम इसी तरीके से अपने जलवायु का परिवर्तन करते रहेंगे, अत्यधिक वनों को काटेंगे, तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। नदियों का भी सूखना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो ये बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का इस वजह से पतन हो गया, विनाश हो गया हड़प्पा सभ्यता का। और ये चीज़ें आज भी लागू होती है। अगर हम वही चीज़ अगर हम आज के ज़माने में भी करेंगे तो हमारी सभ्यता का भी विनाश हो जाएगा। ठीक है। कनिंघम कौन था? हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उसने किस वृत्तांतों का प्रयोग किया? किसी एक का उल्लेख कीजिए। देखिए, कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उसने चौथी से
7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया था। समझ में आ गया? जो 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच जो उपमहाद्वीप में चीनी बौद्ध यात्री आए थे उनके वृत्तांतों का प्रयोग किया था। और ये थे कौन? पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। वह भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे। वह अपने साथ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए थे। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में उन्होंने ही की थी। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार, काल तथा नामकरण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। पुरातात्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली की होती है। उनका संबंध प्रायः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से होता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरानी वस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है तथा गुजरात आदि क्षेत्रों से मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। अब इसका नामकरण तथा काल, इसका नामकरण कैसे पड़ा और समय क्या था? देखिए, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक पुरास्थल के नाम पर किया गया है। यह संस्कृति पहली बार इसी स्थान पर खोजी गई थी। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियों का अस्तित्व था, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका नामकरण तथा इसका काल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से? निर्वाह का मतलब होता है वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे, क्या खाते पीते थे। देखिए, लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था, मतलब मछली वो लोग उस समय खाते थे। उनके अनाजों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरा के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था क्योंकि चावल के दाने बहुत ही कम मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे इनमें भेड़, बकरी, भैंसे तथा सुअर शामिल थे। ये सभी जानवर पालतू थे। हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस भी खाते थे, परंतु यह पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों का शिकार वो खुद करते थे या करवाते थे। ठीक है, और वे कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। तो आपको पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातात्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे? मतलब पुरातात्विक हड़प्पा समाज में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे? देखिए, पहला है शवाधान। शवाधान में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी। ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती थी और साधारण भी। हड़प्पा स्थलों के जिन गर्तों में शवों को दबाया गया था वहाँ भी यह भिन्नता दिखाई देती थी। बहुमूल्य वस्तुएं मृतक की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जिस कब्र में ज़्यादा कीमती चीज़ें मिली तो इससे हमें यह पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही अमीर होगा उस समय, जबकि साधारण वस्तुएं उसकी साधारण आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। जिसके कब्र में सिंपल सा चीज़ मिला जो कीमती नहीं है तो हम समझ गए कि ये ज़्यादा अमीर नहीं होगा। तो इससे हमें उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। देखिए, ये होता क्या, सामाजिक विभिन्नता को पहचानने के लिए एक अन्य विधि है पुरावस्तुओं का अध्ययन। पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तुओं का अध्ययन। पुरातात्वविद इन्हें मोटे तौर पर उपयोगों तथा विलास मतलब ऐशो आराम की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं।
पहले वर्ग में उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। इनमें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं प्रायः सभी वस्तुओं में पाई गई है। पुरातात्विद इन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ है। ये तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन पुरातात्विद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ है अथवा महंगी हो, या फिर स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बना हो, जैसे मैंने फेनाइस के बारे में बताया था। इस दृष्टि में फेनाइस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली है वहाँ के समाजों का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ उन्हीं क्षेत्रों में मिल सकती है जहाँ के लोगों के पास पैसा होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को तभी तो खरीद सकते हैं। तो इससे भी हमें उन लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता था। तो क्लियर हो गया, एक हो गया समाधान और दूसरा हो गया वस्तुओं का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के शहरी केंद्रों के सर्वाधिक अनूठे पहलू का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हड़प्पा के शहरी केंद्रों का सर्वाधिक अनूठा पहलू क्या है, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। क्या आप इस उदाहरण से सहमत है या इसकी पुष्टि कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसे हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो के अध्ययन से समझा जा सकता है। यह एक नियोजित शहर था। नियोजित मतलब होता है पूर्व प्लानिंग के द्वारा जब किसी शहर का निर्माण किया जाता है तो उसे हम नियोजित शहर कहते हैं। आजकल आप सुन रहे हो ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी भी कैसे एक नियोजित तरीके से बनाया जाएगा, तो वैसे ये बोला जाता है एक नियोजित शहर था। इसके दो भाग थे, दुर्ग तथा निचला शहर, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया कि दुर्ग जो थे ऊंचाई पर बनाए जाते थे और निचला शहर नीचाई मतलब नीचे की, मतलब उसकी जो ऊंचाई होती कम होती थी। दुर्ग कम क्षेत्रों पे होता था और निचला शहर बड़े क्षेत्रों पे। दुर्ग में शक्तिशाली लोग रहा करते थे और निचले शहर में आम लोग, ठीक है, किसान वगैरह, शिल्पकार वगैरह लोग रहते थे। अब इस नगर की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, देखो। सड़कों तथा गलियों का ग्रिड पद्धति में निर्माण किया गया। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, मतलब जैसे आज के ज़माने में सड़कें बनाई गई है ना, वैसे ज़माने में भी ऐसी सड़कें बनाई गई थी। ठीक। दूसरा, समुचित जल निकासी व्यवस्था, मतलब जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। नाले वगैरह बनाए गए थे, सीवर वगैरह बनाए गए थे, ताकि पानी को, जो गंदे पानी होते हैं उसको वहाँ से निकाला जा सके। ठीक है। समान आकार की तथा पक्की ईंटों का प्रयोग करना घर बनाने के लिए, जैसे आज के ज़माने हम ईंट का प्रयोग करते हैं, उस ज़माने में भी वैसे ईंट का प्रयोग करते थे। ईंटों को पकाकर प्रयोग किया जाता था। आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना की गई। मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर मिली महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार है। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जो मैंने आपको बताया था ना, अगर नगर योजना बताना हो तो आप आज के ज़माने की जो हमारी नगर है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना उच्च कोटि की थी। नगर एक योजना के अनुसार बसाए जाते थे। नगरों की गलियां और सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लोग पक्की ईंटों से बने मकान में रहते थे। मैं सारी विशेषता बता रहा हूँ, ये आज के ज़माने पे भी लागू होता है। शासक वर्ग के लोगों के मकान नगर के दुर्गों पर थे, जबकि साधारण लोग नीचे की भूमि पर रहते थे। मकान में खिड़कियों तथा दरवाजों की व्यवस्था, हर घर में एक आंगन, स्नान गृह, रसोई तथा छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। कुछ मकान 2 या 3 मंजिलों के भी थे। लोग विशाल भवन भी बनाते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते थे, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस नगर में सबसे बड़ी इमारत ध्यानागार, जिसे माल गोदाम कहते हैं, यह 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी थी। हड़प्पा में 6 माल गोदाम मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने जल निकास के लिए नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थी। इन्हें ऐसे ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई करते समय सफलतापूर्वक
मतलब आसानी से हटाया जा सके, जो आज के ज़माने में भी आप देखते हो। घरों के नालियों का पानी घरों के नालियों के पानी गली के नालियों में जाके गिरता था। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा नाला था जिसमें सारे नगर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला संबंधी लक्षण किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करते हैं। मतलब वास्तुकला का मतलब है वो किस प्रकार से घर मकान वगैरह सब कुछ बनाते थे, तो वो कैसे एक नियोजन की ओर संकेत करते हैं, उपयुक्त उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसके वास्तुकला संबंधी निम्नलिखित लक्षण मैं आपको बताता हूँ। शहर दो भागों में बटा हुआ था, दुर्ग तथा निचला शहर। अब ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल प्लानिंग से बनाया गया था, तो ये सारी चीज़ें एक नियोजन की ओर संकेत करती है। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद ही किया गया था। यह एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, मतलब जो चबूतरा भी बनाया जाता था बैठने के लिए लोगों के लिए। पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो घर वगैरह जो बनाए जाते थे पूरी प्लानिंग से बनाए जाते थे। उनको पता था कि पहले हमें किस चीज़ का निर्माण करना चाहिए और उसके बाद किस चीज़ का। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, भले ये धूप में सुखाकर बनाई गई हो अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। यह आकार में एक निश्चित अनुपात की होती थी, मतलब सेम साइज का ईंट बनाया जाता था जैसे आज के ज़माने में बनाया जाता है। इनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी तथा 2 गुनी होती थी। इनकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी तथा 2 गुनी होती थी। मतलब कहने मतलब यह है कि जो ईंट का प्रयोग किया जाता था सेम साइज का प्रयोग किया जाता था हर घर में। सड़कें तथा गलियां चौड़ी थी, ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर में नालियां बनाकर जल निकास की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। देखो, आपको आंसर तो पता होता है, लेकिन कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के अंदर लिखना है ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर आंसर बता रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में किन किन बातों को लिखना जरूरी है। तो ये सारी जो मैंने आपको बताया भी कि मोहनजोदड़ो की वास्तुकला संबंधी लक्षण, जो किस तरीके से लोग घर मकान वगैरह का निर्माण करते थे, तो वो एक नियोजन की ओर संकेत करता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ ही अपने शहर का विकास कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार संबंधों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार थे, तो उन संबंधों का वर्णन हमें करना है, लिंक बिठाना है, बताना है कि कैसे। देखिए, ओमान से तांबा लाया जाता था। हड़प्पा तथा ओमान के तांबे में निकल के अंश इस बात की पुष्टि करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ओमान से ये तांबा लाया जाता था, क्योंकि ओमान का जो तांबा था उसमें निकल का अंश पाया जाता था, और वही चीज़ वो हड़प्पा में भी मिला है। ओमान के एक स्थल से एक हड़प्पाई जार पाया गया है जिस पर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। अब देखो, ओमान के एक स्थल से पाई गई है और वो हड़प्पाई जार है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता और ओमान के बीच में एक व्यापार चलता था, क्योंकि हड़प्पा की वस्तु ओमान में मिली है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से तो गई होगी ना। तो इससे हमें क्या चलता है कि उनके बीच में एक व्यापार था। मेसोपोटामिया के ग्रंथ में मेलुहा का उल्लेख है, जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र था। यहाँ से मेसोपोटामिया को कार्नियल, लाजवट मणि, तांबा, सोना आदि उत्पाद प्राप्त होते थे। हड़प्पा के बाट, मालाएं तथा मोहरे मेसोपोटामिया के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के मोहरों का जो निर्माण किया जाता था उस पर जहाज, नाव के चित्र बनाए जाते थे, तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं उस समय व्यापार चलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। देखो, आपको समझ में आ गया होगा कि जल निकासी प्रणाली इस तरीके से बनाई गई थी, कहीं ना कहीं वो नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, क्योंकि नगर जो थे वो प्लानिंग के तरीके से बनाए गए थे, है ना। तो आपको इसके बारे में बताना है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है,
हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि जो नाले वगैरह किस तरीके से बनाए गए थे। जल निकास व्यवस्था नगर योजना का अभिन्न अंग होती है। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का समुचित होना अनिवार्य है। इसी दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। शहर के प्रत्येक आवास को, मतलब प्रत्येक घर को गली की नालियों से जोड़ा गया था। ऐसा लगता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके साथ आवासों का निर्माण किया गया था। फिर हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटाकर बनाई जाती थी, ताकि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली से आसानी से जोड़ा जा सके। मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे। उन्हें ऐसे ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। मैंने आपको ऊपर भी बताया। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी अथवा मलकुंड में गिरती थी। पानी का ठोस पदार्थ वहाँ जमा हो जाता था, जो आज के ज़माने में भी ऐसे ही होता है, और गंदा पानी गली के नालियों में बह जाता था। इस प्रकार गंदा पानी नगर से बाहर निकल जाता था। मैके के अनुसार यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे अधिक सुविधाजनक प्राचीन प्रणाली थी। ठीक, तो आपको इन बातों से पता चल गया क्या कि हड़प्पा की जो जल निकासी प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ जाएंगे सही से तो आपको पता होगा कि उसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करिए। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, मनके बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोगों की एक अति महत्वपूर्ण शिल्प क्रिया थी। यह मुख्यतः समुद्रों में प्रचलित थी। अब इसमें प्रयुक्त सामग्री क्या क्या है? मनके बनाने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों का प्रयोग में लाए जाते थे। इनमें सुंदर, लाल रंग, कार्नियल, जैस्पर, स्फाटिक, क्वार्टज आदि पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं और शंख, फेनास तथा पक्की ईंटें आदि शामिल थी। अब मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है? अब हमें सामग्री बता दी आपको कि किन किन चीज़ों का प्रयोग होता था। अब इनको मनके बनाने की प्रक्रिया बतानी है। देखिए, अलग अलग प्रकार के मनके बनाने की विधियां अलग अलग थी। उदाहरण के लिए कार्नियल के मनके बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल थे। देखिए, कार्नियल का लाल रंग प्राप्त करने के लिए पीले रंग के कच्चे माल तथा मनकों को उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपस्कृत आकारों में तोड़ लिया जाता था। जिस आकार का उसको चाहिए उस आकार में पहले उसको तोड़ लिया जाता था और फिर सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता। सल्क मतलब होता है उसकी एक रूपरेखा बनाना। जैसे पत्थर आपने उस साइज का तोड़ लिया, अब उसमें एक ढांचा सब आप बनाते हैं, है ना। फिर आखिरी चरण में क्या होता है, मनकों की घिसाई की जाती थी और इनमें छेद किए जाते थे। इन पर पॉलिश होने के बाद मनके तैयार हो जाते थे। तो समझ में आ गया। लाल रंग प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, उनको विभिन्न चरणों में आग में पकाते थे। फिर उसको अपेक्षाकृत जिस आकार का उनको मनका चाहिए उस आकार में तोड़ लेते थे। फिर उनका सल्क निकालते थे, फिर उनकी घिसाई होती थी, फिर उन्हें छेद करके पॉलिश करके मनके तैयार हो जाता था। अब इन सब को पॉइंट्स में ही पेपर में लिखना। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों की मुख्य विशेषता बताइए। हड़प्पा सभ्यता में जो सब दफनाए जाते थे उनकी मुख्य विशेषता हमें बतानी है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में मृतकों की प्रायः गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान के गर्त की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थान पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। ये संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्युपरांत किया जा सकता है। मृत्युपरांत का मतलब होता है मरने के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन लोग कब्र के साथ वस्तुएं दफनाते थे। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुई खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न है, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में बारीक मनकों से बनी एक आभूषण मिली थी। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यताओं के निवासियों का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था, मतलब कीमती चीज़ नहीं दफनाते थे।
ठीक है। और कुछ ना कुछ दफनाते भी थे। क्यों दफनाते थे? क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी वो इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? हमने उससे पहले पतन समझा था, अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकतर विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। दूसरी ओर गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता के विशिष्ट पूरा वस्तुएं बाट, मोहरे तथा मनके समाप्त हो गए। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा कई शिल्प विशेषज्ञ भी समाप्त हो गए। प्राय थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा सा ही प्रयोग में लाया जाने लगा। आवास निर्माण की जो तकनीक जो थी उस जमाने में, उस तकनीक का नुकसान हो गया, मतलब उनके हास हुआ। वो जो तकनीक थी वो ख़त्म होती चली गई। अब बड़ी सार्वजनिक संरचना का निर्माण बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तुओं तथा बस्तियों ने एक ग्रामीण जीवन शैली का रूप ले लिया। इन संस्कृतियों को हम उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति भी कहते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता एक पतन की तरफ चली गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली की विशेषता कैसी थी? देखें, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए, विनिमय मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना के लिए, बाटों की एक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। ये बाट सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये प्रायः घनाकार मतलब क्यूबिक होते थे और किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधाधारी, जो कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि से लेकर 12.800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों तथा मनकों को तोड़ने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं, जो आपने गांव वगैरह में देखा होगा ना, एक पलरा होता है, एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है, तो वो तराजू भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का, ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो मैंने ऊपर जो भी चीज़ें बताई है वो आपको बतानी है। जैसे देखिए, एक नियोजित शहरी केंद्र, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसे 2 भागों में बांटा गया था। इनमें से एक भाग था छोटा था, जिसे ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा भाग नीचे बनाया गया था, मतलब वही दुर्ग और निचला शहर। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको बता देना है। एक नियोजित शहर थी और इनमें जो थी, मतलब दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ भी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था और जो इसे निचले शहर से अलग करती थी। निचला शहर आपको पता ही है, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ की कई भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। एक अनुमान के अनुसार यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता रहेगा तो केवल भवनों के आधार मतलब बेस को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई एक मजदूर 1 घन मीटर मिट्टी धोता है पूरे दिन में, तो उसको बनाने में ही, उसका बेस बनाने में ही 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो समझ सकते हो कितने लोगों ने मिलकर उस भवनों का निर्माण किया होगा। शहरों का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद ही किया गया था। यह एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया और फिर उसके अनुसार निर्माण कार्य किया गया होगा। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, भले ही इसे धूप में सुखाकर बनाई गई हो अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। ये आकार में एक निश्चित अनुपात की होती थी, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तीसरी बात है नियोजित जल निकासी प्रणाली। इसके बारे में बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऊपर से समझ लीजिएगा कि जल निकासी प्रणाली नियोजित तरीके से थी। सड़कों का, गलियों का लगभग ग्रिड पद्धति में निर्माण किया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। और घरों के पानी, मतलब जो गंदे पानी, उसको निकालने के लिए नालियों का निर्माण वगैरह भी किया गया था। अगला पॉइंट आता है आवास अथवा गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनों का विस्तार था। इनमें से कई आवासों के मध्य में एक आंगन था, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे।
संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था, विशेषकर गर्म और शुष्क मौसम में। आवासों का एक अन्य रोचक पहलू यह भी था कि इनके निर्माण करते समय लोग अपनी एकांतता को पूरा महत्व देते थे। इस उद्देश्य में भूमि तल पर, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे जो घर बनाए जाते थे, इन पर दीवारों में बने खिड़कियां नहीं रखी जाती थी। इसके अलावा मुख्य द्वार से घर के आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। मतलब इस तरीके से गेट, मतलब दरवाज़ा बनाया जाता था कि आप घर के आंगन को नहीं देख सकते। इससे हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं एकांतता को महत्व देते थे। घर के ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। इसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। कई आवासों में कुएं थे। मतलब आपको सारी विशेषता बता देनी है कि घर कैसे थे, मतलब जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। 2 प्रकार के शहर बता देने हैं, निचला शहर और दुर्ग। तो आपको सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ेगी। और राहगीरों द्वारा और कुएं ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जैसे राहगीर जो लोग उस रास्ते से जाते हैं उस कुएं का प्रयोग कर सके। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। दुर्ग मैंने आपको बता दिया है। माल गोदाम, इनमें एक महत्वपूर्ण संरचना माल गोदाम है। यह एक विशाल संरचना है, परंतु आज इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। इसे संभवतः लकड़ी से बने थे। फिर है विशाल स्नानागार। दूसरी संरचना विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। यह चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके ऊपरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंट जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं। इनमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली के पार अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना बनी हुई थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थी। विद्वानों का मत है कि विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है। जैसा आप देखो ना, कुंभ के मेले में कितने लोग मतलब एक बार में पानी में नहाते हैं। तो इस तरीके से उस जमाने में जो स्नानागार बनाए गए थे कोई अनुष्ठानिक कार्य करने के लिए, ताकि बड़े पैमाने पर लोग एक बार में उस जगह पर नहा सकें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हड़प्पा निवासियों द्वारा शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार का शिल्प उत्पादन होता था। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों की जरूरत पड़ती थी। इनमें मुख्य कच्चे मालों की सूची नीचे दी गई है। जैसे कार्नियल, जो कि हमने बताया सुंदर लाल रंग का मन का होता है। स्फाटिक, शंख, तांबा, सोना, लार्जवत मणि, जिप्सम, विविध प्रकार की लकड़ियाँ तथा पत्थर, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न होता है, क्वार्ट्ज, सैलखरी जो कि एक प्रकार का पत्थर होता है, कांसा, मिट्टी, अस्थियाँ, फेनस। तो ये सारे इसकी लिस्ट है। अब देखिए कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके क्या हैं। मिट्टी, साधारण लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, परंतु पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगवाने पड़ते थे। इसके लिए हड़प्पावासी कई तरीके अपनाते थे, जैसे बस्तियाँ स्थापित कर लेना, उस जगह पर बस्ती ही बना लेते थे। हड़प्पावासी उन स्थानों पर बस्तियाँ स्थापित करते थे जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। आपने देखा होगा ना, फैक्ट्री उस जगह बनाई जाती है जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। तो वैसे ये लोग भी करते थे, वहाँ पे अपनी बस्तियाँ ही स्थापित कर लेते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल है। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुघई, यह स्थल अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्जवत मणि के स्रोत के निकट के स्थित था। इस प्रकार लोथल, कार्नियल जो कि गुजरात में भरूच, सैलखरी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। तो लोग यह क्या करते थे, इन जगह से ये कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वहाँ बस्तियाँ स्थापित कर लेते थे, फिर वो चीज़ें प्राप्त करते थे। दूसरा है अभियान भेजना। अभियान भेजना कैसे? अभियान भेजना कच्चा माल प्राप्त करने का अन्य नीति थी। उदाहरण के लिए राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में तांबे तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजे गए। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था।
इन प्रदेशों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं इन संपर्कों को संकेतक है। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर, जो कि जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है, यहाँ तांबे की वस्तुओं की विशाल संपदा मिली थी। संभवतः इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। मतलब अभियान भेजने का मतलब है उस जगह पर कुछ अपने लोगों को भेज देते थे और उस जगह से फिर वो लोग वो चीज़ें, जो कीमती चीज़ें हैं, वहाँ से वो ले आते थे। ठीक है। अब अतीत के पुनर्निर्माण में खोजों का वर्गीकरण के चरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अतीत का पुनर्निर्माण करना है आपको, अतीत में क्या घटित हुई उसके बारे में आपको बताना है। तो आप किन किन चीज़ों के बारे में बताएंगे? देखिए, पुरातात्विक अतीत के पुनर्निर्माण का आरंभिक चरण होता है पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति होना। मतलब आप अतीत के बारे में जानकारी तभी इकट्ठा कर सकते हैं जब आपके पास उस जमाने की कोई वस्तुएं उपलब्ध हो। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हड्डियाँ, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा, अधिक जटिल वर्गीकरण वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर भी होता है। उदाहरण के लिए पुरातात्विदों को यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या कोई एक आभूषण। यह वस्तु दोनों रूपों में भी उपयोग हो सकती है। तो दोस्तों, इस लेसन से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन थे 29 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आराम से देख लीजिए। इन क्वेश्चन से आपके पेपर में जरूर, मतलब जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।